गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में, और आज हम मौजूद हैं मेघदूतम पार्क में। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। जंग से जुड़ी हुई हर तस्वीर आपके लिए होगी। कहाँ होने वाला है चुनाव, हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। सभी का बड़ी खबर यही कि बंगाल में चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने बहुत अहम फैसला लिया है। गृह सचिव और मुख्य सचिव को हटा दिया गया। सबको बता दें कि गृह सचिव और मुख्य सचिव को बदल दिया गया है। दुष्यंत निरयाला को मुख्य सचिव बनाया गया है, वहीं संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बना दिया गया है। इसके अलावा सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि राज्य के जो डीजीपी हैं और कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका भी ट्रांसफर संभव है। चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है कि ऐसा फैसला लिया जाए। राज्य में आचार संहिता लागू है। तो राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 10 राज्यों में 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव आज होने जा रहे हैं। हालांकि 26 पर निर्विरोध चुना जाना तय है, लेकिन बाकी की 11 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। बिहार, हरियाणा, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग का डर है। वोटिंग से पहले ही होटल्स में इन तमाम विधायकों को शिफ्ट करने का दौर भी लगातार जारी दिखा। तो आपको बता दें, बिहार, हरियाणा, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग का डर है। मतदान के कुछ घंटे पहले विधानसभा आएंगे विधायक। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर आज मतदान है, लेकिन इनमें से 7 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध सदस्य चुना जाना तय है। पर सबसे ज्यादा सियासी लड़ाई 3 राज्यों की 11 सीटों पर है, क्योंकि इन 3 राज्यों में निर्धारित राज्यसभा सीटों से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों में सभी पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर मंडराने लगा है। जिन 3 राज्यों में सीट से ज्यादा प्रत्याशी हैं, वो राज्य हैं बिहार, हरियाणा और ओडिशा। बात सबसे पहले बिहार की करते हैं, जहां पर 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 सीटों पर तो एनडीए की जीत तय है, लेकिन 5वीं सीट पर किसकी जीत होगी, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही जीत का दावा किया है। गणित के हिसाब से क्या है, निकल लेना है, उसका गणित में नहीं काम कर रहा है। वो संख्या कम है, वो पाप करेगा, पापी बनेगा, तब सोच सकता है, तो भी नहीं संभव है। हम लोगों ने 5 उम्मीदवार यदि उतारे हैं तो सोच समझकर उतारे हैं। पूरी तरह एनडीए एकजुट है और सारे 5 के 5 सीट हम जीतेंगे। बिहार की तरह ही हरियाणा में विपक्ष को क्रॉस वोटिंग का डर है, तो कांग्रेस ने अपने ही विधायकों पर पहरा लगा दिया है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है, जिसको देखते हुए प्रभारी बीके हरिप्रसाद हिमाचल में लगातार कैंप किए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरिप्रसाद को पार्टी ने इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस को जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। हरियाणा में जो डर कांग्रेस को है, वहीं ओडिशा में क्रॉस वोटिंग का फियर बीजेडी को है। बीजेडी ने 2 निलंबित विधायकों सनातन महाकुड़ और अरविंद महापात्रा को नोटिस जारी किया है। दोनों विधायक बीजू जनता दल के उम्मीदवार के रूप में ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बीजेडी ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज मतदान से पहले पूरी रात होटलों के भीतर मॉक वोटिंग का प्रशिक्षण चलता रहा, ताकि कोई वोट रद्द न हो और गलती से भी किसी दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में न चला जाए। अब आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़, जहां पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल ईद पर कुछ लोगों ने मुसलमानों पर पुष्प वर्षा करने की मांग प्रशासन से की, जिसके बाद सांसद महोदय ने मर्यादा लांघ दी। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ईद आने में अब चंद दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद ने इस पर बड़ा विवादित बयान दे दिया है। वो इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है? और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता।
गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फंजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अजान पर भी सवाल खड़े कर दिए। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने, क्या है वो ईद, क्या ईद का? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही है, हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काय की नमाज ग्राउंड है भाई ने, तो इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई, और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे। बीजेपी सांसद ने जिस तरह से ईद पर बयान दिया है, उससे विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं तो एसआईआर पर घमासान जारी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पहले चरण से पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं और गृह सचिव हैं उनको बदल दिया गया है और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डीजीपी और सीपी भी हटाए जा सकते हैं और ऐसे में संभव है कि आने वाले वक्त में सियासत और तेज हो। चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमला जारी है। बंगाल के नए वोटर लिस्ट को लेकर दीदी ने मोर्चा खोल दिया है और आज फिर से वो कोलकाता में सड़कों पर उतरने वाली हैं। सीएम ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक आज रैली निकालेंगी। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इम्पैक्ट होगा? बंगाल का जो इम्पैक्ट है वो है ममता दीदी का डेवलपमेंट का जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। बंगाल का खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। बंगाल की सियासी लड़ाई तो डायरेक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ममता के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करे। टीएमसी और एसपी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जवाब देने के लिए मोदी के मंत्री सामने आ गए। और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन का पहला चैलेंज होगा टीएमसी के गुंडों से मतदाताओं को बचाना, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार बनेगी तो 200% निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के डीजीपी और सीपी को हटाया जा सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन स्टेट असम की। तो इस बार चुनावों में घुसपैठियों का मुद्दा गर्म रहने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन की तरफ से असम में भी चुनाव का बिगुल बज गया है और इस बार असम के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो है राज्य में घुसपैठियों का मामला, जिसे लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो विपक्ष भी बीजेपी सरकार को घेरने के लिए असम की जनता को बांटने का आरोप लगा रहा है और जीत के दावे किए जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि असम के लोग हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ने घुसपैठियों के मुद्दे पर फिर से बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। से मोदी जी की सरकार आई है, 12 साल हो गए हैं, 2586 घुसपैठियों को ये निकाल पाए हैं। ये इन्होंने ही आंकड़ा दिया है, संसद में दिया है। अब ये घुसपैठियों का नाम किस मुंह से लेते हैं? जहां चुनाव आता है घुसपैठिया का नारा लगा के पहुंच जाते हैं। अब झारखंड में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए, दिल्ली में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। जहां जहां चुनाव है वहां इनका यही बात है। असम के चुनावी मैदान में AIUDF भी उतरी हुई है और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की अपील कर रही है। इस इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को आउट करना चाहते हैं, हमारा 1 नंबर टारगेट है। और जितने नॉन बीजेपी पार्टी हैं सबको मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग हाथ से हाथ मिला के बीजेपी को भगाने की कोशिश कीजिए। इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के हर आरोपों का जवाब दिया। I don't want to predict election result today, but we are in good shape. बता दें कि असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 9 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होने हैं, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। और इन 5 राज्यों में एक राज्य केरलम भी है, जहां पर अगले महीने चुनाव होना है। और ऐसे में सत्ताधारी LDF कह रही है कि उनकी दोबारा वापसी होने वाली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार उम्मीद जता रही है कि यहां पर कमल खिल जाएगा। चुनाव आयोग ने रविवार को जिन राज्यों में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया है उसमें केरल भी शामिल है, जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, तो सत्ताधारी LDF लगातार सत्ता में काबिज रहने के लिए दमखम लगाए हुए है। इन सबके बीच बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केरल के चुनाव में एंट्री कर ली है, जहां पर आरजेडी ने LDF के साथ अलायंस कर 3 सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। केरला में हम लोगों का गठबंधन जो है LDF के साथ हुआ है और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल 3 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इससे पूर्व में भी हमारे विधायक जो है केरला असेंबली में हैं और इस बार पूरा भरोसा है कि यहाँ जो मौजूदा सरकार जो केरल में है वो दोबारा जो है रिपीट होगी। बीजेपी ने दक्षिण में कमल खिलाने की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौंपी है और जावड़ेकर ने पीएम मोदी के विकास मॉडल पर भरोसा जताते हुए चुनाव में जीत की उम्मीद जताई है। On 9th April, Kerala is going to vote BJP in power because they want Modi ji development program, development model. Modi ji has done tremendous things for Kerala and doing everything for India. So they want this to happen in Kerala also. And now they are fed up with LDF and UDF. For 75 years, they are playing mock fight here. They are friends elsewhere. And here they are doing a mock fight. Therefore, people are now fed up with corruption and many other issues. And therefore, people will elect Modi ji led NDA and we will win handsomely. केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि आज शाम कांग्रेस CEC की अहम बैठक हो सकती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बता दें कि केरल में एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में मौसम अचानक से बदल गया है और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। हम क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौजूद है, नोएडा में भी आपको मौसम चेंज उस वक्त नजर आएगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इधर मार्च के महीने में बर्फबारी हो रही है। साउथ कश्मीर के कोकरनाग में बर्फबारी में फंसे 220 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। तो आपको बता दें कि बर्फबारी में 220 लोग फंस गए थे। NHIDCL, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में इन लोगों को बचा लिया गया है। और इस जगह पर 31 गाड़ियां भी फंसी हुई थी, जिनको सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला गया। इसके अलावा 220 ऐसे लोग हैं जिनको सेफ जगह
पहुंचा दिया गया। तो पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है, इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से बर्फबारी भी हुई है और उसकी वजह से लोग फंस गए, क्योंकि मार्च का महीना है और इस महीने में अमूमन बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन अब मौसम कैसे करवट ले रहा है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब इन तस्वीरों में देखेंगे गाड़ियां किस तरीके से फंस गई हैं और जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है वो इस वक्त ऑपरेशन चलाती हुई सड़कों से लगातार बर्फ को हटाने का काम जारी है, क्योंकि कई सारी सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। और आपको हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं जहां पर भी मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। और बात मनाली की करें तो यहाँ बर्फबारी हो रही है और मार्च के अंदर बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से लगातार गिरती रुई सी बर्फ, सड़क पर गाड़ियों की धीमी रफ्तार और हर शख्स में इस अद्भुत नजारे को कैद करने की ललक। तस्वीरें मनाली के पास अटल टनल के पास की है। मार्च के महीने में हो रही इस बर्फबारी ने जैसे वादियों से विदा लेती ठंड का बैक गियर लगा दिया हो। पर्यटन नगरी मनाली और लाहौल के पर्यटन स्थलों में रविवार सुबह से रुक रुक कर हिमपात भी हुआ और दोपहर बाद यही क्रम तेज हो गया। आज टनल की तरफ गए पर्यटक बर्फबारी में फंस गए, जिन्हें पुलिस की ओर से मनाली की ओर भेजा गया। सड़क पर बर्फ जमना शुरू होने से वाहन फिसलने लगे। अटल टनल, रोहतांग और आसपास के ऊंचे दर्रों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पर्यटकों और आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए सोलांग बैरियर से आगे वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी सोमवार को प्रदेश के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं 17 मार्च को मौसम साफ रह सकता है। इसके बाद 18 और 19 मार्च को फिर से भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं तो यहाँ भी मौसम बदल गया है और किश्तवाड़ से लेकर सोनमर्ग तक बर्फबारी हुई है। पहाड़ से लेकर सड़क सब कुछ बर्फ से ढक गए हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। कश्मीर घाटी में मौसम ने अचानक करवट ली। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। इस बदलते मौसम ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाला। गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी और कई अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई। इसके अलावा शोपिया जिले में मुगल रोड पर स्थित पीर की गली और सोनमर्ग से जोजिला दर्रे तक इलाके में ताजा बर्फबारी हुई। श्रीनगर सहित घाटी के कई मैदानी इलाकों में लगातार बारिश होती रही। बारिश की वजह से दिन का तापमान काफी गिर गया और ठंड बढ़ गई। मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 20 मार्च तक मौसम अस्थिर रह सकता है। मौसम विभाग ने ये भी बताया कि 18 से 20 मार्च के बीच आसमान ज्यादातर बादलों से ढका रहेगा। इस दौरान रात या सुबह के वक्त कई जगहों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बात करते हैं बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनका एक बार फिर से अनोखा अंदाज सामने आया है। उनको मानने वाले उनके भक्त सिर्फ उनके दरबार नहीं आते, बल्कि गाड़ी में उनकी तस्वीर रखकर पूजा अर्चना भी करते हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इन दिनों महाराष्ट्र के भिवंडी में है, जहां पर उनका 3 दिनों का दिव्य दरबार लगा हुआ है। इस बीच जब बागेश्वर सरकार मुंबई से मठ के लिए रवाना हुए थे, उसी समय उनका सामना उनके अन्य भक्त राम सेवक सिंह से हुआ, जो बिहार के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से मुंबई में टैक्सी चला रहे हैं। अब जब धीरेन्द्र शास्त्री बैठे तो बातचीत का लंबा दौर चल गया। मुंबई में ही चलाते हैं पीछे भी गुरु दादाजी के बहुत लोग प्रभावित होते, इतने लोग प्रभावित होते हैं कि
क्या बताएं, जितने लोग कस्टमर गाड़ी में बैठते हैं उनकी आंख में आंसू के सिवा हमने आज तक किसी को कुछ नहीं देखा। बस गुरुजी के चरणों के प्रार्थना कर देता हूँ, सबको बोलता हूँ कि गुरुजी, ये गुरुजी का सिद्ध हनुमान जी का गदा, इसमें हनुमान जी विराजे हैं और इसमें बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र साथी गुरुजी विराजे हैं। आप लोग इनको प्रणाम करो और चमत्कार उनके घर में होगा। फोन आता है, गुरुजी मेरा काम हो गया। हमकी गुरु की कृपा है, महिमा धाम का है। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और न जाने गुरुजी आपके कृपा से न जाने अनगिनत चमत्कार हो रहा है। अनगिनत मेरे घर में चमत्कार हुआ। जो आपने कहा था कि जाओ तुम्हारे घर में मंगल कार्य होगा, हमारी बहन का शादी 14 साल से रुका था। आपने कहा था कि जाओ 2 दिन के अंदर जो है तुम गांव जाओ, मंगल कार्य हो। 2 दिन के अंदर हम घर पहुंचे, हमारी बहन की शादी हो गई। आप कहाँ जा रहे हो? वही धाम चलो। बातचीत का दौर जब खत्म हुआ तब इसी टैक्सी से धीरेन्द्र शास्त्री मठ के लिए रवाना हो गए। राम सेवक सिंह की टैक्सी के अंदर और बाहर से भगवान की तस्वीरों के साथ साथ बागेश्वर सरकार की भी फोटो लगी हुई है। राम सेवक कई दिनों से बाबा बागेश्वर से मिलने की इच्छा रखे हुए थे और जब अपने सामने उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को देखा तो राम सेवक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा बागेश्वर ने भी अपने उस भक्त की सारी इच्छाएं पूरी की। चलिए बात करते हैं ओडिशा की, जहाँ कटक से एक बड़ी खबर मिल रही है। एससीबी मेडिकल में आग लगी है और ऐसे में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से 25-25 लाख जो आग के पीड़ित हैं उनको दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। और साथ ही साथ आग के कारण क्या है उसको लेकर जांच कमेटी बना दी गई है। 10 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दुखद ये पूरी घटना। आईसीयू में एकदम से आग लग जाती है, जिस दौरान जहां पर मरीज एडमिट थे उनमें से कईयों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था, 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में, उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ।